रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में फर्क क्या है? देखिए, जो पुअर माइंडसेट है ना, वो प्योर इनकम, एक्सपेंस और लायबिलिटी के अराउंड चलता है। इनकम आई, खर्चा किया, थैंक यू सो मच। या फिर इनकम आई, लायबिलिटी बनाई, खर्चा किया, थैंक यू सो मच। ये है पुअर माइंडसेट जी। और रिच माइंडसेट है, इनकम आई, एसेट क्रिएट किया, उससे या तो लायबिलिटी खरीदी या उससे एक्सपेंसेस को नॉक ऑफ किया और अपना पैसा बनाया। तो जो इनकम से गाड़ी को घुमा के एसेट की तरफ लेके जाएगा वो रिच माइंडसेट है, और जो इनकम से गाड़ी घुमा के लायबिलिटी या एक्सपेंस की तरफ लेके जाएगा वो पुअर माइंडसेट है। अमेजिंग। आपने पहले ये भी कहा हुआ है कि घर नहीं खरीदना चाहिए। और आई थिंक दिस विल हॉन्ट ऑल माय लाइफ। और पार्शियली मैं बॉम्बे में पला बना हूँ और आई अग्री बिकॉज स्पेशली इन मेट्रो सिटीज कितना महंगा है आज घर खरीदना। कंपैरेटिवली रेंट पे रहना शायद सस्ता है, अनलेस आपको एंसेस्ट्री में घर मिल रहा है। अगर आपको खुद का घर बनाना है तो यस, बहुत तकलीफ वाला काम है। व्हाई डिड यू से दैट? So yesterday something interesting happened with me. मैं आपसे मिलने के लिए I was flying from Delhi to Bombay and I was at the airport and मेरा एक शौक है छोटा सा, मेरे को स्टारबक्स की कॉफी बहुत पसंद है जी। तो मैं गया स्टारबक्स में अपनी कॉफी ली and there was a female waiting for me outside and she said, "You're Sanjay, I wanted to speak to you. I'm waiting for you for the last 5 minutes." And she's from a very good family. She has a क्या कहते हैं अपना jewelry store. She has 45 stores of jewelry across India. She runs a very good brand and she stays in Hyderabad. And she said that I saw you 5 days back. 5 दिन पहले मैंने आपको देखा, उसके बाद मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी और आपका जो घर वाला पॉइंट है, and she knew कि आप 4.5 करोड़ के घर में रहते हो, 75,000 रुपए भाड़ा देते हो। मैंने भाई इतना याद रखना बहुत बड़ी बात जी। तो and I've been sending this to everyone because जब से मैंने घर लिया मैं बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे टेंशन रहती है मेरे को EMI देनी है। तो बोलती मुझे आज लगता है कि मैं एक नया स्टोर खोल सकती थी, मैं 45 स्टोर्स को 50 लेके जा सकती थी, पर मैं रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हूँ। एंड आफ्टर आई वॉच दिस आई रियलाइज कि यार कितनी बड़ी गलती हुई मेरे से, जस्ट अंडर सम सोशल प्रेशर कि यार थोड़ा मेरे को घर खरीदना था। मैं वही बंजारा हिल्स में इतना महंगा घर की जगह में 1.25 लाख के किराए में रहती, अच्छी लाइफ भी जीती, वही घर में रहती जहां मैं रह रही हूँ, एंड आई कुड हैव एक्सपेंडेड माय बिजनेस फ्रॉम 45 स्टोर्स टू 50 स्टोर्स टू 60 स्टोर्स। सी, आपके लाइफ में पैसे की क्या वैल्यू और उस पैसे से आप क्या कर सकते हो, ये डिसीजन तो आपका है जी। अभी मैं डॉक्टर वेल्लूमणि की एक रील सुन रहा था, वो कहते कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको तब तक घर नहीं लेना चाहिए जब तक आपकी कंपनी लिस्ट ना हो जाए। अच्छा, आप सोचो कितना बड़ा गोल दे दिया। बिल्कुल, बोलते आप घर ले लोगे और फिर इन्वेस्टर से जाके बोलोगे मेरे को पैसे दे दे ताकि मैं अपनी कंपनी को बड़ा कर सकूं, तो इन्वेस्टर बोलेगा यार कितना बड़ा गधा है तूने घर ले लिया और तू मुझसे पैसे मांगने आ रहा है। घर तो तेरे को 7-8% रिटर्न दे देगा ज्यादा से ज्यादा। तेरा बिजनेस तो कितना ही रिटर्न दे सकता था, 50%, डबल, कुछ भी कर सकते हो ना, बिजनेस तो अनएंडिंग है जी। तो अगर आप ये हो गया एंटरप्रेन्योर के लिए, पर अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपकी तनख्वाह कम है, तो क्यों अपने आप को घर में बांध रहे हो भाई? पहले तनख्वाह बढ़ा लो। दूसरी चीज, पहले एक रूल होता था, दीपक पारेख सर का रूल था, HDFC के चेयरमैन रहे, हाउसिंग के भीष्म पितामह है, उनका रूल था कि भाई अपनी तनख्वाह, सालाना तनख्वाह का 4 से 5 गुना के आपका घर होना चाहिए। ओके, आइडियली 4 गुना का होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, बॉम्बे में एक आम 2 बेडरूम हॉल के, 1 बेडरूम, चलो 2 बेडरूम भी छोड़ दो, 1.25 करोड़ से नीचे का कहीं नहीं है। तो अविनाश जी, अगर उनका रूल मैं फॉलो करूं तो उसके लिए 30 लाख रुपए की साल की इनकम चाहिए। बताओ कितने लोगों के पास है जी। तो आपका रूल ही नहीं मैच करेगा, आप घर ही नहीं खरीद पाओगे। टुडे एवरेज, सो 4 years बैक, 5 years बैक इन NCR रीजन एवरेज इनकम का 4-5 गुने का घर होता था, आज वो 11 गुना हो गया। इनकम नहीं बढ़ रही, घरों के प्राइस बढ़ रहे हैं जी। और ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ी पेंट अप डिमांड थी जो कोविड के बाद कवर हुई बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिया और उसकी वजह से कुछ लोगों ने घर ले लिया। और अगर अभी इनकम के इश्यूज आ गए तो इन घरों पे देखना क्या मैसिव डिफॉल्ट चालू हो जाएगा। बिल्कुल, लोग होम लोन पे नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। माय पॉइंट इज, क्यों स्ट्रेस लेना है? इक्वेशन, व्हाट इज दैट इक्वेशन? तो मैं इक्वेशन ये कहूंगा कि अगर आपकी घर की EMI, पहले तो आप घर का डाउन पेमेंट अपनी जेब से दे सको जी, जितना भी बनता है इजीली दे सको, तो वो एक कंडीशन होनी चाहिए। और आपकी घर की EMI 1/3 ऑफ योर इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, तो 60-70 हजार से ऊपर की आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। अब अगर 60 हजार की EMI आपकी है तो मोटा मोटी जो लोन होगा वो होगा आपका करीबन 70 लाख का, तो आप 1 करोड़ का घर अज्यूम कर सकते हैं। और रूल वो भी रखना होगा आपको टॉप पे कि आपकी टोटल इनकम का 4 से 5 गुने से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए। अब इस इकोसिस्टम में अगर आपका घर इक्वेशन में बैठता है तो आप खरीद लो, नहीं बैठता है तो मत खरीदो। एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा घर के संदर्भ में। When I started my job in 2008, तो जिस घर में मैं यहाँ मेरे पेरेंट्स ने खरीदा है बॉम्बे में, 2002 में खरीदा था जी, तो मैं लोन लेके भी वो घर नहीं खरीद सकता था। मतलब मेरे को इतना लोन नहीं मिलता मेरी सैलरी पे कि मैं वो घर खरीद सकता था। तो आज वो घर उस प्राइस से 6 गुना ज्यादा हो चुका है और मैं उस घर को अपने जेब के पैसे से 4 बार खरीद सकता हूं, मुझे लोन लेने की भी जरूरत नहीं है जी। तो यानी पिछले 18 सालों में जो घर की कंपाउंडिंग का रेट है वो मेरी पर्सनल कंपाउंडिंग के रेट से कम है। तो आज मैं चाहूं तो सेम 2 बेडरूम का घर जाके आराम से एक बार तो मतलब 4-5 बार खरीद सकता हूं, मेरे को लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट किया,
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया ताकि मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट और मैं आगे जाके घर ले सकूं जी। तो मुझे अभी भी फील नहीं हो रहा नीड कि मैं घर खरीदूं, तो इसलिए मैं घर नहीं खरीदता। अच्छा, अभी भी आप घर मुझे नहीं फील होता, अभी भी नीड नहीं फील होता। मुझे लगता है अभी भी मैं उस पैसे को ज्यादा अच्छा उपयोग कर पाऊंगा और जो घर मुझे चाहिए उसके लिए जो इक्वेशन है मेरी वाली इक्वेशन नहीं बैठ रही है। जैसे मारवाड़ियों में एक कहावत है, जो मारवाड़ी दुकान चलाते हैं ना जी, वो कहते हैं कि आपकी लग्जरी ना आपकी इनकम का 1% होना चाहिए। अब आप सोचो, आप जिंदगी में कभी गलत हो सकते हो क्या कि आपकी लग्जरी या ये सब चीजें जो है आपकी इनकम का 1% होना चाहिए? मतलब यू हैव 100 टाइम्स स्पेस टू गो रॉन्ग, तो फिर आप गलत हो ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें ना हमें मारवाड़ियों से सीखनी चाहिए कि वो लोग बहुत रूल बेस्ड चलते हैं, चाहे वो महंगे घर खरीदे, पर वो जो महंगा है ना उनके लिए बहुत सस्ता है जी। तो हिंदुस्तान में घर थोड़ा सा इमोशनल है। हाँ, लोग इमोशनल हो जाते हैं घर को लेकर। घर ले लिया तो सक्सेस की निशानी मानी जाती है। डू यू सजेस्ट रेंट इज मोर बेटर? देखिए, अभी रेंट का भी अनसर्टेनिटी है ना कि कब बोलेगा वो कि निकल जाओ। देखिए, वो आई डोंट थिंक सो इट इज एनीमोर देयर आर प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, लीगल डॉक्यूमेंट, सब कुछ है। मैं आज जिस घर में हूं, मैं उसमें 2 साल रहा। 2 साल के बाद उसने रेंट एस्केलेट किया, मैं फिर से उसी घर में हूं। सो आई मे बी स्पेंड 4-5 years in one single house and then I have a choice to stay in a new apartment, है ना, क्योंकि वो घर पुराना हो चुका होगा तब तक काफी, और उसमें घर में कुछ लाइट टूटती है, कुछ पेंट कराना होता है, मेरा पैसा लगता ही नहीं, हो तो ओनर का पैसा लगता है। तो आई एम सेव्ड ऑफ दोस एक्सपेंसेस आल्सो। मुझे तो सिर्फ एक फोन करना है कि सर ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अब आप देखिए, सक्सेस दूसरों की आंखों से आपको इवैल्यूएट करनी है या अपनी आंखों से इवैल्यूएट करनी है, इज अ चॉइस व्हिच यू हैव टू मेक इन लाइफ जी। जब तक आप दूसरों का सोचते रहेंगे, वो कहते हैं ना, द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू शो दैट यू हैव मनी। ठीक है, तो अगर आपको अपने पैसे गंवाने हैं तो दुनिया को दिखाना चालू कर दो आपके पास पैसे हैं। अभी इस पे एक चर्चा हुई, मैं किसी से मिला, उसने भी मेरी रील देखी, तो वो उसने अपने पूरे दिल का दर्द बयां कर दिया कि सर मैंने 10 साल पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज इतना ही भाव हुआ है, मेरा मेंटेनेंस में इतना चला गया, मेरा अब उसको ठीक करने में इतना चला गया, आज मैं बेच दूं तो लोग बोलेंगे ये कुड़की हो चुका है, ये हो चुका है। तो सोशल स्टिग्मा के कारण वो एक लाइफ ऐसी जी रहा है जहां पे वो बंधा हुआ फील कर रहा है। तो मेरे को ऐसा घर नहीं चाहिए। आई डोंट वांट अ हाउस व्हिच कैप्चर्स मी जस्ट बिकॉज समबडी एल्स फील्स कि नहीं यार इसके पास पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल फील करता रहे, ज्यादा अच्छी बात है। हम कहते हैं वेल्थ इज व्हाट इज नॉट सीन। जो नहीं दिखता है वो वेल्थ है, जो दिखता है वो लायबिलिटी होती है। आईफोन दिखता है वो लायबिलिटी होती है जी। तो जो मेरे म्यूचुअल फंड में अकाउंट में पैसा वो किसी को दिखता नहीं, वो मेरा वेल्थ है। बिल्कुल। लुकिंग एट द करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द जॉब मार्केट, क्या जेनजीज फ्यूचर में घर खरीद पाएंगे? देखिए, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट दे कैन इंक्रीज देयर एक्टिव इनकम। मुझे ऐसा लगता है कि काफी जेनजीज इस बात पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि एक्टिव इनकम को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए, और एवरीबॉडी इज लुकिंग एट गेट क्विक रिच, ये सब को वो फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से वो गलत चीजों में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, विदाउट लर्निंग दे विल गेट इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, ऑल ऑफ दीज, यू नो, एंड उससे बहुत पैसा हारते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई सभी की 3 साल में 93% इन्वेस्टर्स लॉस्ट मनी। ठीक है, और द टोटल क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ दीज 93% इन्वेस्टर्स इन एफएनओ वाज 1,81,000 crore, $20 billion से ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का पागलपन चल रहा है कि लोगों को क्विक रिच बनना है कल क्योंकि फ्यूचर्स ऑप्शंस में उनको लगता है आज पैसा डालेंगे कल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता नहीं है, एंड बार बार हम यही बात करते हैं कि वो होता नहीं है। तो जेनजी को ना बहुत अपने हैबिचुअल चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जब तक वो अपने हैबिचुअल चेंजेस लाएंगे नहीं ना, तब तक वो मतलब घर तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, बिकॉज घर तो वैसे ही अनअफोर्डेबल है, बट एक नॉर्मल लाइफ जीने में भी उनको काफी कष्ट होने वाला है जी। I'll give you salary brackets and then you tell me, अगर कोई 5 लाख तक की कमाई करता है तो उसको अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कि मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए कि वो पैसा उसको उतना ROI मिल पाए? देखिए, अगर कोई 5 लाख की तंखा पे है, 5 लाख के आसपास अप टू 5 लाख है, तो उसमें सबसे पहले तो उनको इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेना चाहिए। बजटिंग करें, इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, इंश्योरेंस करें, तो वो सेफ्टी वाला सेक्शन कवर कर लें जी। अब जो इन्वेस्टमेंट्स वाला सेक्शन है उसमें एक सेक्शन रखे सेल्फ इन्वेस्टमेंट, कोर्सेज करना, सेमिनार्स में जाना, वेबिनार्स अटेंड करना, सो दैट यू कैन अपस्किल योरसेल्फ एंड मेक दिस 5 लाख रुपए तनख्वाह इनटू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। बट एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है, जो भी आप बचा पाओ, एटलीस्ट मैं कहूंगा आपकी इनकम का 10 to 15% आप साइड कर दो, अपनी आंखों से ओझल कर दो। आप 40,000 रुपए महीना कमाते हो, आप 5,000 रुपए साइड कर दो। बोलो मैं 35 ही कमाता हूँ भाई, मैं 40 नहीं कमाता। क्या तनख्वाह है? 35,000। 5,000 कहां चला गया? वो चला गया हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। हमने SIP कर दी है 20 साल के लिए, 25 साल के। धीरे धीरे वो वेल्थ ग्रो होती रहेगी, और आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हर साल आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वो वेल्थ भी ग्रो, उस पर भी आप ज्यादा पैसे डाल सकते हैं। तो SIPs करिए। मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डायरेक्ट स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करें, बिल्कुल ना करें, बिकॉज आपको नहीं पता उसमें एंटर कब करना है, आपको नहीं पता उसमें एग्जिट कब करना है, आपको नहीं पता कि उसमें क्या डिसीजन लेना है, कब मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। वहां एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठा हुआ है, वो ये काम करता है। वॉरेन बुफे कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा, देखिए वॉरेन बुफे तक रोज का काम है, ठीक है, ही इज इनटू स्टॉक पिकिंग, उनका तो फंड चलता है, बट वो कहते हैं अगर मैं चला जाऊं तो मेरे परिवार में सबको इंस्ट्रक्शन है कि मेरा पैसा उठा के पैसिव इंडेक्स फंड में डाल देना। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है लॉन्ग टर्म में पैसिव इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, क्योंकि पैसिव इंडेक्स फंड है ना, एक रूल बेस्ड क्रिएशन होती है, और जहां पे ह्यूमंस आ जाते हैं ना, वहां पे बायसेस आ जाते हैं। अब अगर एक फंड मैनेजर बैठा है तो उसका कोई तो बायस होगा ना।
एक आदमी बिल्कुल अनबायस्ड तो होता ही नहीं है, उसको लगेगा यार ईवी का सेक्टर अच्छा करेगा तो ज्यादा पैसा ईवी में घुसा देगा। दूसरा वाला बोलेगा यार एक काम करते हैं, स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो सारा पैसा स्मॉल कैप में घुसा देगा। पर इंडेक्स में ऐसा नहीं होगा ना, इंडेक्स बैलेंस्ड होता है जी। तो इसलिए बैलेंस चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करती हैं एज कंपेयर टू एक्टिव। ये प्रूवन है, 85% ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैव नॉट बीन एबल टू बीट पैसिव इंडेक्स फंड्स, 85%। तो आइडियली आपको सब कुछ नहीं करना है, एनएससी निफ्टी 50, निफ्टी 100, उसका निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये कुछ 5-6 इंडेक्स है, उसमें थोड़ा पैसा मिक्स करके डाल दो, खत्म। मैं बता रहा हूं, फूल्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, इंटेलिजेंट पीपल डोंट। ये रूल है, क्योंकि फूल्स को पता नहीं होता ज्यादा क्या करना है, तो वो छुप छाप एक काम करके छोड़ देते हैं। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च की गई कि सबसे अच्छे रिटर्न्स कौन कमा रहा है, तो आंसर है नर्सेस। तो बोले यार इनको कैसे, ये तो उनको कुछ ही नहीं आता, बेचारी रात रात काम कर रही हैं, बहुत कम तनख्वाह पे हैं। बोलते क्योंकि वो लेके भूल जाती हैं जी। हमने कहानियां अविनाश जी सुनी है कि मेरे पापा के पास एक कुछ विप्रो के शेयर्स थे डीमैट में, ऐसे सर्टिफिकेट में, आज खोले तो वो इतने के हो गए जी। आज इसलिए खुले क्योंकि इतने साल आपकी आंखों से ओझल थे, भूल गया। हाँ। तो जितना भूल के इन्वेस्टमेंट्स करोगे उतना आपका ज्यादा पैसा बनेगा जी। वॉरेन बफेट ने कहा जो उन्होंने पहला शेयर लिया था $114 में, उसके बाद वो स्टॉक उन्होंने बहुत सालों तक होल्ड किया, 60-70 साल होल्ड किया, बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस बीच में सब कुछ हो गया, ठीक है, डिप्रेशन हुआ होगा, वॉर्स, ऊपर नीचे, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक रेवोल्यूशन, 2000 का .com बबल सब हो गया। हाँ। और वो $114 का शेयर $4.5 लाख का बन गया। क्रेजी। तो वेटिंग इज द बिगेस्ट वर्च्यू। अब मैं आपको एक और मजेदार डेटा पॉइंट देता हूं। निफ्टी में अगर आपने 20 साल पैसा डाला होता तो आपका 1 लाख रुपए बन गया होता मोटा मोटी 18 लाख रुपए, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ उस 20 साल में, सिर्फ बोल रहा हूं, 10 दिन मिस कर जाते जहां बेस्ट रिटर्न्स थे, अगर आपकी एसआईपी नहीं हिट की होती, या आपने अपना पैसा निकाल लिया होता, या आप डिसिप्लिन नहीं होते, तो ये सिर्फ 10 दिन बोल रहा हूं, कितने सालों में, 20 सालों में, मतलब 7,500 में से 10 दिन, 10 टॉप डेज अगर आप मिस करते तो ये जो 1 लाख 18 लाख बना था ना, वो 1 लाख रह जाता 9 लाख रुपए, ओनली 10 डेज। तो हमें क्या करना है जी? हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस एक बार सेट करके सेट कर देना है जी, और वो अपना काम करेगा जी, अपने आप वेल्थ क्रिएट होगी। तो लर्निंग ये है कि जेनजीज के लिए स्पेसिफिकली कि पेशेंस रखिए तो पैसा बनेगा। पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर वेल्थ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। आपको मजेदार डेटा पॉइंट देता हूं। एम्फी ने एक रिसर्च की कि 100 लोग अगर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो उसमें से मात्र 11 लोग 5 साल के बाद भी टिके हुए रहते हैं। ओनली 11 पीपल, 89% पीपल ड्रॉप आउट बिफोर दैट। तो अब आप मुझे बताइए कि वो 11 लोग ही तो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, उस 11 में भी शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे जी। तो 20 साल में तो पहुंचते मेरे को लगता है ये नंबर 100 में से 1 या 2 रह जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप लंबे समय तक निवेश नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूं, और उस वजह से मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो प्लीज डोंट कर्स मी एंड से कि तुम तो फाइनेंशियली फ्री हो गए इसलिए सब बोल सकते हो जी। मैंने जो उसके लिए इनपुट दिया है, मैं पिछले 10 साल से निवेश कर रहा हूँ, 12 साल से लगातार एसआईपीस कर रहा हूँ। मार्केट्स ऊपर नीचे हुई, मेरा पैसा क्रैश हो गया था 2020 में, मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया था। 7 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया था, फिर भी मैं नहीं हिला, डटा रहा, पिच पे रहा, आउट नहीं हुआ जी। तो देन दैट इज माय वर्च्यू व्हिच हैज गॉट मी हियर। तो वो वर्च्यू आप भी बिल्ड कर सकते हो, इजीएस्ट वर्च्यू है बिल्ड करने के लिए। पेशेंस रखो, बिल्कुल। 5 से 10 लाख के वालों का रिस्क बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ डाल सकते हैं, ओके, ठीक है। वहां क्या होता है ना, स्मॉल एंड मिड कैप में पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है। देखिए अब जैसे रिलायंस है, वो 16 लाख करोड़ की कंपनी है, तो अगर उसे 10 टाइम्स इंक्रीज करना है तो इट हैज टू बिकम 160 लाख करोड़, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट। मैं नहीं कह रहा हो नहीं सकता, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट एक छोटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ है, वो 1000 करोड़ वाली 10,000 करोड़ बन सकती है, उसके चांसेस ज्यादा है जी। तो मैं आपको डेटा देता हूं इसमें कि जैसे अगर आप स्मॉल कैप्स देखें तो पिछले 5 साल में 5 गुना से ज्यादा जो रिटर्न्स दिया है वो 60 स्मॉल कैप्स ने दिया है, और वहीं पे ये नंबर लार्ज कैप्स के लिए 4 है। सिर्फ 4 या 5 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 5 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया पिछले 5 साल में, वर्सेस स्मॉल कैप्स जिसमें 60 ऐसी कंपनीज हैं। सो यू सिलेक्टिंग और द फंड मैनेजर सिलेक्टिंग अ गुड कंपनी which can give you more returns in small cap is ज्यादा probable in small cap industry, small cap space। बिल्कुल। तो अगर किसी की तनख्वाह ज्यादा बढ़ रही है ना, तो थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन वो स्मॉल कैप की तरफ कर सकते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ। ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रॉस द 15 लाख मार्क? तो आप फिर एसेट एलोकेशन और बढ़िया कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दैट केस यू कैन इंक्लूड अ बिट ऑफ गोल्ड आल्सो। यू कैन आल्सो प्ले योर हैंड्स इन अ बिट ऑफ रिस्की एसेट्स। लाइक मैं ये कहता हूं कि अगर आप 100 रुपए निवेश कर सकते हो तो 5 रुपए से आप रिस्क ले सकते हैं जी। लाइक फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, आपको लगता है फोमो हो रहा है, सब लोग बिटकॉइन कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आप सब कुछ उठा के मत डाल दो जी। अगर आप 1 लाख रुपए महीना डाल सकते थे तो आप उसमें से 5,000 रुपए महीना क्रिप्टो में डाल दो जी। तो इसी बहाने आपने उस एसेट क्लास में पार्टिसिपेट भी कर लिया, उसके अपसाइड गेन्स जो होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और आप रिस्क फ्री भी रहोगे, आपका 95% कैपिटल सेफ रहेगा, वो अपना नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में जा रहे हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा गोल्ड आप खरीदते रह सकते हो,
जब गोल्ड थोड़ा थोड़ा गिरता है तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड आप ETF के माध्यम से खरीद लो, ताकि आपके पास एक गोल्ड का भी कॉम्पोजिशन आ जाए, क्योंकि कल को मार्केट क्रैश कर गई तो गोल्ड आपको सिक्योर रखता है। गोल्ड में गद्दा कहता हूँ, इट्स लाइक अ गद्दा। सो गोल्ड एंड डायमंड बोथ आर गुड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट? नहीं, डायमंड हैज नो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रीसेल एंड अदर थिंग्स, तो मुझे नहीं लगता आपको डायमंड में करना चाहिए, एक्सेप्ट गोल्ड आपको कोई और कमोडिटी प्ले नहीं करनी चाहिए। रियल डायमंड्स भी नहीं, देखिए रियल डायमंड्स में तो मैंने सुना है कि 25% डिस्काउंट लग जाता है, फिर उसके बाद आप जब उसको बेचने जाओ तो प्रॉब्लम होती है, ये आपको श्योर नहीं होता कि भाई वो कितने कैरेट का है, सही है कि नहीं है। अब लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो रिप्लेस करने लग गए हैं इन सब चीजों को, तो व्हाई वुड यू, इट्स नॉट, दैट्स अ डायमंड हैज एन ऑर्नामेंटल वैल्यू, डायमंड डजंट हैव एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू, गोल्ड हैज एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ओके, बिकॉज़ इट्स अ प्रेशियस मेटल ना, वो तो करेंसी ऑफ एक्सचेंज है, तो करेंसी ऑफ एक्सचेंज, अब मैं आज डायमंड यहां से खरीद के अमेरिका लेके जाऊंगा तो मुझे सेम प्राइस नहीं मिलेगा, कम मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है, बट अगर मैं गोल्ड यहां से लेके अपना यूएस में बेचूंगा तो प्रोबेबली सेम प्राइस ही मिलेगा मुझे जी, जो भी थोड़ा ड्यूटी व्यूटी माइनस करके जो प्राइस होगा वो मिल जाएगा। इस क्रिप्टो हियर टू स्टे? या इट इज हियर टू स्टे नाउ। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कंफर्मिटी दे दी है। सो देखिए, जो भी डिजिटल एसेट्स होते हैं ना या डिजिटल कंपनीज होती है, उनका एडॉप्शन इज द मेन प्ले, ठीक है। कोई भी डिजिटल चीज जितना ज्यादा अडॉप्ट होती है उतना उसकी वैल्यू होती है। Today Bitcoin is a very heavily adopted asset. There are communities which are working completely on Bitcoin. Ethereum है, apps बन चुकी हैं, उस पे layer 2 players आ चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है इस इंडस्ट्री में। और पर अभी तक प्रॉब्लम क्या थी, सरकारें इसको लेजिटिमेसी नहीं दे रही थी। पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा देश का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं इसको लेजिटिमेसी दूंगा जी, तो देयर विल बी सम बुल रन ऑन दिस, और वो देखा भी हमने, पीछे 70,000 से 1 लाख पहुंच गया क्रिप्टो बिटकॉइन। तो क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, एंड इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, देन वेरी स्मॉल 5 to 10% ऑफ योर कैपिटल जो आप डाल सकते हो उतना आप थोड़ा सा क्रिप्टो में डाल लीजिए। उसमें भी आप ये मीम कॉइन के पीछे मत भागिए, अच्छे सॉलिड जो कॉइन्स हैं उस पर इन्वेस्ट कीजिए, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, जहां यूज केसेस है, जिनकी मार्केट कैप सॉलिड है, जो टॉप 5-6 कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए जी। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो थोड़ा सा क्रिप्टो से बचे हुए थे, यही बोल के कि शायद लेजिटिमेट नहीं है, क्या पता गवर्नमेंट कब जाके बोले कि इससे legitimacy हटा दो, but right now you think if somebody wants to invest, right now is the good time? Yes, it is starting to become a good time now, because the biggest country is looking at adopting it जी। तो जैसे इतना बड़ा कंट्री अडॉप्ट करेगा तो उसका यूज केस और बड़ा हो जाएगा। अभी तक तो नहीं किया तो इतना बड़ा हो, 7th लार्जेस्ट एसेट हो गया वो दुनिया का, तो अब सोचो अगर वो हो गया तो फिर क्या हो सकता है जी। तो 2025 में कौन से सेक्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए 2025 इज अ ईयर वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग ऑन AI, तो AI, सेमीकंडक्टर, ये दो मेरे को आई एम वेरी स्ट्रांगली लुकिंग एट, एंड इवन आई एम इवैल्यूएटिंग सम इंटरनेशनल ETFs जो US बेस्ड होते हैं या ग्लोबल ETFs होते हैं जो अक्रॉस बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं इस नेचर की कंपनीज में, तो मैं वो भी इवैल्यूएट